तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इनके बारे में अपन आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या हैं, तो अपन पढ़ते हैं मनुष्य के शरीर में उद्दीपनों के कारण होने वाली अनुक्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, किससे कहेंगे प्रतिवर्ती क्रियाएं? मनुष्य के शरीर में किसी भी उद्दीपन के कारण होने वाली अनुक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। अगला पॉइंट देखें तो प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती हैं, कैसी क्रियाएं होती हैं? ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। कैसी क्रियाएं होती हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं अनैच्छिक होती हैं, जो बिना सोचे समझे तत्काल होती है। देखो, एक परिभाषा भी यहां से भी निकल कर आ गई। प्रतिवर्ती क्रियाओं कैसी क्रियाएं होती हैं? अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। ये क्रियाएं बिना सोचे समझे और तत्काल होती हैं। तो दूसरी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं? हमारे शरीर में अचानक होने वाली या तत्काल होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। एक वैज्ञानिक था और वैज्ञानिक का था मार्शल। इस मार्शल नामक वैज्ञानिक ने प्रतिवर्ती क्रियाओं को अनैच्छिक क्रिया कहा। ठीक है, तो वैज्ञानिक का नाम क्या है? वैज्ञानिक का नाम है मार्शल वैज्ञानिक। तो इस मार्शल नामक वैज्ञानिक ने जो हमारे शरीर में जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, उन प्रतिवर्ती क्रियाओं को क्या कहा? अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। अब जैसे उदाहरण दे सकते हैं, कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं? जैसे स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में या मुख में पानी आना या फिर लार निकलना। ठीक है, ये कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रियाएं होती है। अपन जब किसी भी स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं, तो स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में क्या आना? पानी आना। नंबर 2 देखें तो दो जैसे आप सो रहे हैं, तो तेज आवाज सुनकर मुख का खुल जाना। ठीक है, आप जैसे सो रहे हैं और किसी ने यदि तेज आवाज लगाई, तो अचानक आपका मुख क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। छींकना, खांसना, ये कैसी क्रियाएं होती हैं? अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में यदि अपन बात करें, ये जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं? तो प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं। प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। तो अपन लिख सकते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार।
तो प्रतिवर्ती क्रियाएं कितने प्रकार की होंगी? दो प्रकार की होंगी। एक तो होगी सरल और इसका दूसरा नाम है अनुबंधित। ठीक है, सरल या इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया। और दूसरा जो प्रकार हो जाएगा वो जाएगा उपार्जित या अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। देखो याद रखने का तरीका क्या है? देखो ये अनुबंधित है तो यहां से यदि अन हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? अनुबंधित। तो प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक तो होगी सरल और दूसरी कौन सी हो गई? उपार्जित। अब देखो सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो अपना आता है सरल। पहला जो देखो अपन पढ़ते हैं सरल, यानी कि वे क्रियाएं जिनको करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो वे क्रियाएं जिनको करने के लिए अभ्यास या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है उससे अपन क्या कहेंगे? सरल या अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। जिन्हें व्यक्ति क्या करता है? जिन्हें व्यक्ति जन्म से ही सीख कर आता है, अपन ऐसे कह सकते हैं। जन्म से ही क्या करके आता है? सीख कर आता है। तो वे क्रियाएं जिनको करने के लिए अभ्यास या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है उन्हें अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। इसमें जो व्यक्ति होता है जन्म से क्या करता है? सीखकर। इसके बाद में यदि अपन इसके उदाहरण देखें तो उदाहरण हो जाएंगे जैसे पक्षियों द्वारा घोंसला बनाना। जब कोई भी पक्षी जन्म लेता है तो जन्म लेने के पश्चात वो जन्म से ये क्या होता है? सीख रहा, तो उसको किसी के अभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ती। पक्षियों द्वारा घोंसला बनाना। तेज प्रकाश में नेत्र की पुतलियों का सिकुड़ जाना। नंबर 3, सोते हुए व्यक्ति का पैर गुदगुदाने पर वो पैर का क्या मारेगा? झटका मारेगा। हो गया नंबर 1। नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरा हमारे पास है उपार्जित, यानी कि वे क्रियाएं जिनको करने के लिए प्रशिक्षण या अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसमें जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति अपने जीवन काल में विभिन्न अनुभवों द्वारा सीखता है। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास प्रकार आया वो कौन सा है? उपार्जित, यानी कि वे क्रियाएं जिनको करने के लिए प्रशिक्षण या अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है उसे अपन क्या कहते हैं? उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इसमें जो व्यक्ति होता है वो अपने जीवन काल में विभिन्न अनुभवों के द्वारा सीखता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे साइकिल चलाना। कोई भी व्यक्ति साइकिल चलाएगा तो साइकिल चलाने के लिए उस व्यक्ति को अभ्यास करना पड़ेगा, तभी वो सीख पाएगा लिखना, पढ़ना आदि। इसके बाद में यहां पर एक वैज्ञानिक था और वो वैज्ञानिक था रूसी वैज्ञानिक पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। क्या किया? कुत्ते पर क्या किया? प्रयोग किया। और उन्होंने कुत्ते पर क्या प्रयोग किया कि पहले उन्होंने क्या बजाई?
घंटी बजाई, घंटी बजाने के तुरंत बाद क्या दे दिया उसे भोजन, और बाद में उसके मुंह भोजन दिया, देने के पश्चात मुख से क्या ही ला। एक रूसी वैज्ञानिक था और रूसी वैज्ञानिक का नाम क्या था, पावलोव, और उस पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। प्रयोग क्या किया, सबसे पहले घंटी बजाई और घंटी बजाने के पश्चात कुत्ते को क्या दिया, भोजन। तो कुत्ते को उसके भोजन देने के पश्चात कुत्ते के मुख में क्या है, ला। ये क्रिया उन्होंने कई दिनों तक क्या की, दोहराती रही। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, घंटी बजाई, क्या बजाई, घंटी बजाई, लेकिन भोजन नहीं दिया। घंटी बजाई लेकिन क्या नहीं दिया, भोजन नहीं दिया। फिर भी कुत्ते के मुख से लार का क्या हुआ, स्राव हुआ। यानी कि वो कुत्ता इस घंटी के प्रति कैसा हो गया, अनुबंधित हो गया। घंटी के प्रति कैसा हो गया, अनुबंधित हो गया। तो वापस देख लो, सबसे पहले पावलोव ने क्या किया, यानी कि घंटी बजाई, भोजन दिया, उसके बाद लार टपकने लगी। ये क्रिया उन्होंने कई दिनों तक दोहराई। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, तो देखा भोजन नहीं दिया, उसके बाद भी कुत्ते के मुंह से शब्द क्या टपकने लगती है, लार टपकने लगती है। इसका मतलब ये कुत्ता है वो घंटी से क्या हो गया, अनुबंधित, और उसको पता लग गया घंटी बजेगी भोजन मिलेगा, तो उसके मुख में क्या आने लगी, लार का स्राव। अगला उदाहरण दे सकते हैं, अचानक किसी को अपनी कार या साइकिल के आगे आते हुए देखकर अपन क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो ये इसमें प्रकार हो गए इसके दोनों के। इसके बाद में जो हमारा अगला पॉइंट आता है, वो अगला पॉइंट है मेरु प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, तो मेरु प्रतिवर्ती चाप क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाओं के समय आवेश द्वारा तय किया गया मार्ग जिसे कौन बनाती है, तंत्रिका कोशिका बनाती है, उसे अपन कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। दूसरी परिभाषा अपन ऐसे भी कह सकते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं जिस मार्ग में संपन्न होती हैं उस मार्ग को अपन क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप। ये इसकी छोटी सी परिभाषा हुई। प्रतिवर्ती क्रियाएं जिस मार्ग में संपन्न होती है उससे अपन क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। या फिर आप परिभाषा लिख सकते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं के समय आवेग द्वारा तय किया गया मार्ग जो तंत्रिका कोशिका बनाती है उससे अपन क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस मार्ग के 5 भाग दे रखे हैं। कितने भाग है, 5। देखो, संवेदी अंग मैंने बता दिया, तो संवेदी अंग बोल दो, या फिर से यानी इंद्रिया भी अपन कह सकते हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। ठीक है, ये बाह्य वातावरण में जितने भी परिवर्तन होते हैं उनसे संबंधित सूचना प्राप्त करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है संवेदी तंत्रिका, ये क्या काम करती है, मेरु रज्जु संवेदी अंगों से लाने वाले उद्दीपन। कौन से, मेरु रज्जु से संवेदी अंगों, मेरु रज्जु संवेदी अंगों से लाने वाले उद्दीपन होते हैं। तीसरा है मेरु रज्जु का तंत्रिका केंद्र, ये क्रिया होने का केंद्र है। चालक केंद्रक, ये आवेगों को लाने और ले जाने का कार्य करता है। और प्रभावी अंग, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इतना याद रख लो, 5 भाग और इसकी परिभाषा क्या होगी, प्रतिवर्ती क्रियाएं जिस मार्ग में संपन्न होती है उस मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस मार्ग में 5 भाग होते हैं, संवेदी अंग है, संवेदी तंत्रिकाएं हैं, मेरु रज्जुका का तंत्रिका केंद्र है, चालक तंत्रिका है और प्रभावी अंग है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रखा है, और ये एग्जाम्पल क्या है, जब हम किसी भी ठंडी वस्तु के या गर्म वस्तु के हाथ लगाते हैं, जब हम कोई भी गर्म वस्तु को छूते हैं तो छूने के तुरंत पश्चात हम अपने हाथ को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं।
क्योंकि हमें पता लग जाता है कि वो वस्तु गर्म है, ठंडी है या फिर क्या है। जैसे कोई भी गर्म वस्तु है, गर्म वस्तु पे आप हाथ लगाएंगे, हाथ लगाने के पश्चात तुरंत अपने हाथ को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। क्यों हटाया? क्योंकि आपको क्या महसूस हुआ? दर्द महसूस हुआ, और जब दर्द महसूस होगा तो उस समय अपने हाथ को हटा लेंगे। मैंने इससे पहले वीडियो में एक बात बताई थी कि प्रतिवर्ती क्रियाओं में मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती। प्रतिवर्ती क्रियाओं में मस्तिष्क की भूमिका नहीं होती। कौन कार्य करता है? मेरुरज्जु कार्य करता है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण मेरुरज्जु। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो जब कोई भी व्यक्ति गर्म या ठंडी वस्तु के हाथ लगाता है तो तुरंत हटा लेता है, क्योंकि उसके हाथ को क्या महसूस होता है? दर्द महसूस होता है। तो इस क्रिया में जो दर्द की जो संवेदनाएं हैं, जिससे अपन हाथ लगाएंगे तो त्वचा में संवेदी अंग पाए जाते हैं। वो संवेदी अंग क्या करेंगे? सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, जो कि पृष्ठ संवेदी मूल द्वारा, किसके द्वारा? पृष्ठ संवेदी मूल द्वारा मेरुरज्जु को आवेग जाते हैं। किसको आवेग जाते हैं? मेरुरज्जु को क्या जाते हैं? आवेग। जैसे ही हमने किसी भी गर्म वस्तु को छुआ तो हमारी त्वचा में संवेदी अंग है, वो संवेदी अंग सूचनाओं को ग्रहण करेंगे, और ग्रहण करने के पश्चात पृष्ठ संवेदी मूल द्वारा मेरुरज्जु को क्या जाते हैं? आवेग जाते हैं, सूचनाएं जाते हैं। संवेदी सिनेप्स से एक इंटरन्यूरॉन के साथ मेरुरज्जु के तथा अंत में आवेग पेशियों को चालक न्यूरॉन द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। और जब स्थानांतरित कर दिया जाएगा तो इस क्रिया के जो उपरांत है, जो पेशियां होंगी, वो पेशियां क्या हो जाएंगी? संकुचित हो जाएंगी। और जब पेशियां संकुचित हो जाती हैं तो इस संपूर्ण क्रिया को होने में कुछ सेकंड का ही क्या लगता है? समय लगता है। तो एक तंत्रिका तंतु मेरुरज्जु से इस उद्दीपनों को मस्तिष्क में जाते हैं, फिर मस्तिष्क इसका एनालिसिस करता है, और फिर हमें किसका महसूस होता है? दर्द का महसूस होता है। दूसरी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, संवेदी जो अंग होते हैं, इन सूचनाओं को मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक जाते हैं, फिर वापस वो सूचनाएं होती हैं, वो सूचनाएं प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा वापस संवेदी अंगों तक आती हैं, और फिर मस्तिष्क उनका एनालिसिस कर देता है, और हमें दर्द का क्या होने लगता है? हमें दर्द का क्या होने लगता है? अनुभव होने लगता है। इसके बाद में आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, और इसमें कुछ मैंने छोटे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। और छोटे क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा सबसे बड़ी कपाल तंत्रिकाएं। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी कपाल तंत्रिका होगी वो कौन सी होगी? वेगस। ठीक है। सबसे छोटी एब्ड्यूसेंस। ठीक है, एब्ड्यूसेंस। तो सबसे बड़ी जो कपाल तंत्रिका होगी, सबसे बड़ी कपाल तंत्रिका कौन सी होगी? वेगस। और सबसे छोटी कपाल तंत्रिका कौन सी होगी? वो होगी कौन सी? एब्ड्यूसेंस। उसके बाद में 3 मस्तिष्क का आवरण का नाम मैंने आपको लिखवाया था, DAP। सीरियल डी से ड्यूरामेटर, ए से एरेक्नोइड, और पी से पायामेटर। ठीक है, ये बाह्य झिल्ली, ये मध्य झिल्ली, ये आंतरिक झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, प्रेमस्तिष्क मेरु द्रव की मात्रा बढ़ने पर कौन सा रोग हो जाता है? वो रोग हो जाएगा मस्तिष्क का आवरण शोथ रोग, ये रोग हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, नीजल कण कहाँ पाए जाते हैं?
तो ध्यान रखना, न्यूरॉन कोशिका या ये न्यूरॉन के कोशिका काय, और याद रखना या चाहो तो आप रख सकते हैं कोशिका काय में पाए जाते हैं। अगला है मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? 12 जोड़ी। मैंने बताया था मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी पाई जाती है? 31 जोड़ी। और मैंने खरगोश के बारे में बताया था, खरगोश में कितनी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाएंगी? 37 जोड़ी। अगला जो क्वेश्चन है वो है सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी जो कोशिका होगी वो कौन सी कोशिका होगी? तंत्रिका कोशिका। कौन सी? तंत्रिका कोशिका, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? न्यूरॉन। ठीक है, तो सबसे जो लंबी जो कोशिका होगी वो कौन सी होगी? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन क्या है? मस्तिष्क की गुहा में भरे तरल का नाम बताइए। तो तरल का नाम है सेरिब्रोस्पाइन। सेरिब्रोस्पाइन, सेरिब्रोस्पाइन। ठीक है, क्या नाम है? सेरिब्रोस्पाइन तरल। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं CSF। मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रण, मैंने बताया था मनुष्य के शरीर में जो ताप नियंत्रण करेगा वो कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करता है। तो ये हमारे छोटे क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन और है, मस्तिष्क की जो गुहा, मस्तिष्क की गुहा क्या कहलाती है? तो मस्तिष्क की जो गुहा होगी वो क्या कहलाएगी? वेंट्रिकल्स कहलाती है। वेंट्रिकल्स कहलाती है। ठीक है, ये आपका चैप्टर पूरा हुआ है। छोटे क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए, वापस से देख लो। तो सबसे बड़ी कपाल तंत्रिका होगी वेगस, सबसे छोटी होगी एब्ड्यूसेंस। मस्तिष्क के ऊपर 3 झिल्ली पाए जाएंगे, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायोमीटर। यदि प्रेमस्तिष्क मेद द्रव की मात्रा बढ़ जाती है तो मस्तिष्क का आवरण शोधन हो जाएगा। नीजल कण कहाँ पाए जाएंगे? कोशिका काय में पाए जाएंगे। सबसे लंबी जो कोशिका है, तो सबसे जो लंबी कोशिका होगी वो कौन सी होगी? तंत्रिका कोशिका। मस्तिष्क की गुहा में जो तरल भरा होगा वो सेरिब्रोस्पाइन तरल या CSF बोल दो आप शॉर्ट में। मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रण का जो कार्य है, तो ताप नियंत्रण का कार्य कौन करेगा? तो ताप नियंत्रण का कार्य करता है कौन? हाइपोथैलेमस। और अगला जो क्वेश्चन आता है, मस्तिष्क की जो गुहा होती है, मस्तिष्क की गुहा क्या कहलाती है? मस्तिष्क की जो गुहा है वो कहलाएगी वेंट्रिकल्स कहलाती है। उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण लिखिए। चलो ये भी अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण। तो प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण क्या हो जाएंगे? जैसे अपन देखते हैं नाचना, गाना, साइकिल चलाना, तैरना आदि। तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? नाचना है, गाना है, तैरना है और साइकिल चलाना। जानते इसको?
यानी कि ऐसी क्रियाएं जिनको करने के लिए प्रशिक्षण और अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, मनुष्य अपने जीवन में अनुभवों के द्वारा सीखता है, उसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिबंधित या अनुबंधित प्रतिबंधी। और इसका उदाहरण हो जाएगा नाचना, गाना, तैरना, साइकिल चलाना। तो आपका ये चैप्टर है ये क्या हुआ, कंप्लीट हो।